इकोलॉजिकल निच क्या दर्शाता है? हाँ, 13वां नंबर है इकोलॉजिकल निच दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? जीव का आवास, बी नंबर जीव का स्वभाव, सी नंबर जीव का भोजन और डी नंबर समुदाय में जीव का कार्यस्थल। तो इकोलॉजिकल जो निच दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल समुदाय में जीव का कार्यस्थल दर्शाता है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक पौधे पर सीधा प्रभाव डालता है? ए नंबर ऊंचाई, बी नंबर ताप, सी नंबर हवा और डी नंबर मृदा की संरचना। तो कौन सा कारक है जो पौधे पर सीधा प्रभाव डालता है? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14वें के बी नंबर सही हो जाएगा। जो टेम्परेचर है तो पौधे पर सीधा प्रभाव डालता है। तो कौन सा कारक सीधा प्रभाव डालता है? तो टेम्परेचर जो है पौधे पर सीधा प्रभाव डालता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि खाद्य कड़ी सदैव प्रारंभ होती है। तो खाद्य कड़ी किससे प्रारंभ होती है? तो खाद्य कड़ी जो है किससे प्रारंभ होती है? तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर से खाद्य कड़ी हमेशा प्रारंभ होती है ना। उत्पादक फिर उपभोक्ता, ठीक है, फिर मांसाहारी, उत्पादक के बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्य कड़ी जो है कहाँ से प्रारंभ होती है? तो उत्पादक से प्रारंभ होती है ना। चलिए तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की सर्वाधिक संख्या किस परिस्थिति में पाई जाती है? किस परिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है? तो एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की सर्वाधिक संख्या किस परिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? ए नंबर घास के मैदान, बी नंबर खेत, सी नंबर वन और डी नंबर तालाब। तो किसमें पाई जाती है सबसे ज़्यादा संख्या, यानी सबसे ज़्यादा संख्या किसमें पाई जाती है प्राथमिक उत्पादों की? ठीक है, तो 16वें का सही जवाब हो जाएगा। 16वें का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तालाब जो है, तालाब में सर्वाधिक जो है प्राथमिक उत्पादकों की संख्या पाई जाती है। तालाब में सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आप सबके सामने, लास्ट है। अगला प्रश्न है सबसे कम जैविक उत्पादन किस पारिस्थितिक तंत्र में होता है? तो सबसे कम जैविक उत्पादन किस पारिस्थितिक तंत्र में होता है? ए नंबर मैरीन, बी नंबर मरुस्थल, सी नंबर तालाब और डी नंबर ए तथा बी दोनों। तो सबसे कम जो है जैविक उत्पादन किस पारिस्थितिक तंत्र में होता है? ठीक है, तो सबसे कम जैविक उत्पादन किस पारिस्थितिक तंत्र में हो सकता है? ठीक है, तो 17वें का जो है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो मरुस्थल होते हैं तो मरुस्थल में सबसे कम जैविक पारिस्थितिक तंत्र होता है ना। जैविक उत्पादन जो है मरुस्थल में सबसे कम होता है क्योंकि उसमें पानी की भी कमी होती है और पेड़ पौधे की भी कमी होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पादप जगत में कौन से वर्ग में उत्पादक तथा अपघटक पाए जाते हैं? यानी प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर दोनों पाए जाते हैं। तो पादप जगत में कौन सा ऐसा वर्ग है? ठीक है, ए नंबर शैवाल, बी नंबर कवक, सी नंबर जीवाणु, डी नंबर विषाणु। ठीक है, तो 18वें का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 18वें का हो जाएगा सी नंबर, यानी जीवाणु जो है पादप तथा अपघटक दोनों के रूप में पाया जाता है। तो पादप जगत में कौन से वर्ग में उत्पादक और अपघटक पाए जाते हैं? तो जीवाणु जो है पादप और अपघटक दोनों के रूप में पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जैविक तंत्रों की सम्यता की स्थिति में रहने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? है ना, जैविक तंत्रों की सम्यता की स्थिति में रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ए नंबर चरम सीमा, बी नंबर स्थायीकरण, सी नंबर स्पर्धा, डी नंबर होम्योस्टेसिस। अगर सामान्य स्थिति में रहने की जो प्रवृत्ति होती है जीवों की तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो 19 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो इसे बोलते हैं क्या? तो इसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है जैविक तंत्रों की सम्यता कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है 20वां नंबर, वायुमंडल में ओजोन के स्तर को कम करने के लिए उत्तरदायी है। तो वो जो ओजोन के स्तर को कम करना यानी ओजोन छिद्र बनाना, तो कौन सा जो ऐसा यौगिक है, यानी ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं यौगिक है जो कि क्या करता है, हमारी ओजोन को क्षरण करते हैं, यानी ओजोन स्तर को कम करता है? ए नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा। तो 20 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है तो हमारी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है ना। ओजोन परत जो होती है, ओजोन स्तर होती है, उसको ये नुकसान पहुंचाती है, यानी धीरे धीरे क्षरण करती है।
ठीक है। तो अगला प्रश्न है 21वां नंबर, शाकाहारी जंतु पौधे से प्राप्त ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपनी वृद्धि में प्रयोग करते हैं? शाकाहारी जो जंतु होते हैं तो पौधे से प्राप्त ऊर्जा का कितने परसेंट अपनी वृद्धि में प्रयोग करते हैं? तो कितनी परसेंट ऊर्जा जो है वृद्धि करने में उपयुक्त करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21वें का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो 10% ऊर्जा जो है ये अपनी प्राप्त ऊर्जा का 10% अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, वृद्धि के लिए अपनाते हैं, यानी वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। तो कितनी 10% ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है 22वां नंबर, वायुमंडल का प्रमुख प्रदूषक नहीं है। तो ऐसा कौन सा है जो वायुमंडल का प्रदूषक नहीं है? ठीक है, ए नंबर CO, बी नंबर CO2, सी नंबर CSO2, डी नंबर PAN। ठीक है, तो वायुमंडल का प्रमुख प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा है जो कि वायुमंडल का प्रमुख प्रदूषक नहीं है? तो CO2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है प्रमुख प्रदूषक वायुमंडल का नहीं है। बाकी ये तीनों CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और PAN, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, जो है वायुमंडल का प्रमुख प्रदूषक हैं। बाकी ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वायुमंडल का प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि जल द्वारा स्थानांतरित मृदा है। जल द्वारा स्थानांतरित मृदा है, कैसी है? कोल्यूवियल, एलुवियल, मूक और पीट। ठीक है, तो जल द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या है? ठीक है, तो 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वें का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलुवियल जो है जल द्वारा स्थानांतरित मृदा है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि पोषक स्तरों का निर्माण करते हैं। पोषक स्तरों का निर्माण कौन करते हैं? पौधे, प्राणी, मांसाहारी, खाद्य श्रृंखला के जीव। ठीक है, तो पोषक स्तरों का निर्माण कौन करते हैं? पौधे करते हैं कि प्राणी करते हैं कि मांसाहारी करते हैं? डी नंबर है खाद्य श्रृंखला के जीव करते हैं। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो 25वें का जो सही जवाब हो जाएगा, तो 25वें का खाद्य श्रृंखला के जीव यानी डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पोषक स्तरों का निर्माण करते हैं तो कौन करते हैं? खाद्य श्रृंखला के जीव करते हैं। तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में कौन आता है? तो प्रोड्यूसर यानी पौधे वगैरह आते हैं, स्वपोषी आते हैं, फिर परपोषी आते हैं ना। तो खाद्य श्रृंखला के जीव जो होते हैं पोषक स्तरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि BOD का अर्थ है। BOD का अर्थ है, तो BOD का क्या अर्थ है? ए नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिशियंसी, सी नंबर है बायो ऑक्सीजन डिमांड, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो BOD का अर्थ क्या है, यानी BOD का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म भी क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल सही 26वें का क्या हो जाएगा? तो 26वें का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD का बिल्कुल फुल फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, बी नंबर प्राथमिक उपभोक्ता, सी नंबर प्राथमिक अपघटक, डी नंबर कोई नहीं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं तो क्या होते हैं? तो शाकाहारी जो है बिल्कुल सही, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं कौन? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, यानी जो शाकाहारी जीव है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 28वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पुनर्नवीं प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा पुनर्नवीं प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन ऐसा है जो रिन्यू नहीं होता है? तो बताइए कौन सा है, यानी कि रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरण अनवीनीकरण पढ़े थे ना, वही वाला हो जाएगा नवीनीकरण। तो ऐसा कौन सा है जो अनवीनीकरण यानी एक बार समाप्त होगा तो दोबारा नहीं आने वाला? ठीक है, तो कौन सा ऐसा संसाधन है जो कि अनवीकरण है, पुनर्नवीं प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी पुनर्नवीं नहीं है ना, रिन्यूएबल नहीं है? तो कौन होगा इसका सही जवाब? तो 28 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कोयला जो है बिल्कुल पुनर्नवीकरण नहीं है, क्योंकि कोयला एक बार समाप्त होगा तो दोबारा नहीं आने वाला है, यानी नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए कोयला क्या होगा? अनवीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो बाकी वन जो है, वन, जल और वायु, हम इसको मतलब ये आती रहती प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन कोयला जो है एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है कि 29वां नंबर, यदि समुद्र में उपस्थित प्लवक पादप नष्ट कर दिए जाए तो होगा क्या होगा? यदि समुद्र में उपस्थित
प्लवक पादप नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा, यानी प्लांटन्स नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ए नंबर है खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। बी नंबर कोई प्रभाव नहीं होगा। सी नंबर प्राथमिक उपभोक्ता अधिक वृद्धि करेंगे। डी नंबर शैवाल अधिक वृद्धि करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि समुद्र में उपस्थित प्लवक पादप जो है नष्ट कर दिए जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो 29वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला हमारी प्रभावित हो जाएंगी, यानी जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है वो प्रभावित हो जाएगी अगर प्लवक पादप नष्ट कर दिया जाए, यानी जो अगर पौधे वहाँ नहीं रहेंगे तो वहाँ की जो खाद्य श्रृंखला है समुद्र की तो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद आप सबका। ठीक है।